बेस थ्योरम की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर रहे थे और एक्सरसाइज 16.3 में से हमने कुछ इफेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से हमने पिक किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 आज हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो जितने भी क्वेश्चन हैं आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक्सरसाइज 16.3 में से है। हम सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने वाले हैं, देन हम अपना फ्लो चार्ट डायग्राम बनाएंगे। फ्लो चार्ट बनाने के बाद हम क्वेश्चन को वापस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन ए पेशेंट इज इन्फेक्टेड एक्चुअली बाय द डिजीज। इट मीन्स ये क्या करेगी, लेबोरेटरी टेस्ट है अपने पास, लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट है। वहाँ पे क्या होता है कि अगर एक पर्सन अगर डिजीज है उसके, मतलब इट मीन्स वो इल है या बीमार है, तो उस केस में 99% वो जो लेबोरेटरी वो इफेक्टिव है, यानी वो रिजल्ट सही बताएगा। अगर कोई पर्सन बीमार है यानी उसको मतलब विद डिजीज है और वो वहाँ जाता है, अगर वो अपनी जांच करवाता है तो उसकी इंस्पेक्शन या जांच में लेबोरेटरी में वो मतलब वो जो भी बीमारी है उसकी वो दिखाता है। बट ऐसा भी होता है, हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक हेल्दी पर्सन टेस्टेड करवाता है और उसको भी बोल दिया जाता है कि आपको ये बीमारी है, ये पर्टिकुलर बीमारी आपको है। तो ऐसा केस केवल 0.5% उसकी प्रोबेबिलिटी है, यानी 0.5% प्रोबेबिलिटी है कि जो टेस्ट है जो है वो फॉल्स रिजल्ट देता है। यानी बंदा हेल्दी है लेकिन फिर भी वो कहता है कि आप क्या हैं, आप मतलब आपको वो डिजीज है। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज, टोटल जो भी पॉपुलेशन है उसकी 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज़ द डिजीज गिवन दैट इज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। हमें क्या बताना है, दैट ए पर्सन हैज़ द डिजीज दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो उस केस में कि उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव था तो हमें ए पर्सन हैज़ द डिजीज गिवन दैट, हमें गिवन है कि टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। ये आप देखिए केस, तो केस क्या है आपके पास, सबसे वो समझना है हमें कि द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, ये हमें गिवन है। इट मीन्स यही आपकी एसोसिएटिव इवेंट ए है। हमें रीजन फाइंड करना है कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है लेकिन किसका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज़ द डिजीज, यानी उस पर्सन की डिजीज है। गिवन है हमें कि वो एक पर्सन था जिसकी डिजीज है और उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, जिसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है और उसके डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो ये केस हमें फाइंड करना है। तो अगर देखिए इसका अगर हम थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो ए जो है वो है आपके पास द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। ए जो एसोसिएटिव इवेंट है वो है आपके पास टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो देखिए हमें क्या करना, हमारे पास दो ही केस हैं। द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, आइदर द पर्सन हैज़ डिजीज आइदर द पर्सन हैज़ नॉट डिजीज। यानी आपका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव लाना है हमें, यानी जो आपकी अपनी इवेंट जो है, जो एसोसिएटिव इवेंट है वो आपकी है कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आना। तो पहला केस क्या है, इवन। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले हमें गिवन है कि लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट, हाँ देखो यहाँ से देखिए प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज़ द डिजीज। तो हमारे पास दो केस बनेंगे कि इवन है कि पर्सन हैज़ डिजीज, द पर्सन हैज़ डिजीज। तो उस केस में पर्सन हैज़ डिजीज, तो उस केस में उसके पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी A/E1 जो है वो आपको गिवन है, A/E1। और वो क्या है आपके पास, द लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज। तो 99% इफेक्टिव है, तो इतना 99% वो इफेक्टिव है। व्हेन द पर्सन हैज डिजीज देन द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव आने की केस 99% है। सेकंड केस क्या होगा मेरे पास, तो उस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी भी होगी हमारे पास P/E1 क्या होगा वो हम यहाँ से देखेंगे। सेकंड केस है आपके पास E2 है आपके पास कि द पर्सन हैज नॉट डिजीज, पर्सन के डिजीज नहीं है। उस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कुछ ना कुछ, और उस केस में भी A/E2 हमें फाइंड करना है। यानी उस केस में A/E2 जो है आपके पास वो देखिए क्या है, द पर्सन हैज नॉट डिजीज। तो A/E2 हम निकालेंगे। A/E2 क्या है आपके पास, वो हमें गिवन है 0.5%, यानी 0.5% आपका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है जब पर्सन की डिजीज नहीं है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव।
द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, ये गिवन है और पर्सन की डिजीज है, तो पर्सन हैज़ डिजीज, यानी मुझे फाइंड करना है E1/A, यानी पर्सन की डिजीज है, इसका मतलब टेस्ट रिजल्ट उसका पॉजिटिव है और ये हमें गिवन है, लेकिन हमें ये बताना है कि द पर्सन हैज़ द डिजीज व्हेन द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, तो ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो इस प्रॉब्लम से सबसे पहले हमने वो डायग्राम बनाया, इसके पास आप टोटल प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो इस प्रोबेबिलिटी को और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। E1 क्या है? द पर्सन हैज़ डिजीज, हेल्दी पर्सन, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज, तो प्रोबेबिलिटी है आपके पास 0.1%, 0.1% यानी 0.1/100 यानी 0.001, इतने पर्सन की डिजीज है। तो डिजीज किसके नहीं है? 1.001 यानी 0.999, इतने पर्सन जो हैं उनकी डिजीज नहीं है। तो ये हमें थोड़ा सा हमने बेसिक जो यहाँ पे किया था वो हमने यहाँ से कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें क्वेश्चन को जो भी हमने यहाँ पे देखा है उन सबको हम अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं कि कौन सा पार्ट क्या क्या कह रहा है मेरे को और उसको हम किस तरीके से हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी हमें गिवन है उसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जो आपका फ्लो चार्ट हमने यहाँ पे बनाया उस फ्लो चार्ट के बेस पे सबसे पहले हम सारी चीज़ों को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो E1 क्या है? E1 है द पर्सन हैज़ डिजीज। E1 हमने लिखा द पर्सन हैज़ डिजीज, यानी वो बंदा पहले से बीमार है, वो इल है, उस केस में द प्रोबेबिलिटी जो है आपकी वो है 0.001। सेकेंड है E2 द पर्सन हैज़ नॉट डिजीज, E2 है द पर्सन हैज़ नॉट डिजीज, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा PE2, तो हो जाएगा 0.999। देखो होने को जो है उसको 1 में से माइनस कर दिया तो 0.999 आ गया हमारे पास। ए क्या है? द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव मीन्स कि बंदा जो है वो बीमार है। द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, तो जो हमसे पूछा गया था इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था? डिजीज हैज द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, द पर्सन हैज द डिजीज, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव मीन्स द पर्सन हैज डिजीज, पर्सन हैज डिजीज। तो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव का मतलब है पर्सन हैज डिजीज, तो टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब इस केस में हमें गिवन है A/E1, A/E1 का मतलब है द टेस्ट रिजल्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव व्हेन द पर्सन हैज डिजीज, व्हेन पर्सन हैज डिजीज। तो ये बन गया मेरे पास क्या PA/E1 जो है आपके पास वो क्या है? वो हमें गिवन है P/99% हमें दिया है, 99% का मतलब 99/100, ये बन गया 0.99, ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड देखिए आपके पास सेकंड क्या है? PA/E2, A/E2 क्या हो जाएगा? सिमिलरली द पर्सन हैज़ द रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड द पर्सन हैज़ नॉट डिजीज, नॉट डिजीज का मतलब है पर्सन हैज़ नॉट डिजीज के केस में हमारे पास उसकी रिजल्ट पॉजिटिव आने का केस है 0.5%, तो 0.5/100 तो बन जाएगा 0.005, तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी ये वाली ये बन जाएगी 0.005, ये हमारे पास बना। तो सारी वैल्यूज हमने देख ली, हमें फाइंड करना है E1/A, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए अब जो फाइंड करना है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसमें बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव है तो उसका हमें रीजन पूछा है कि उस केस में जो पॉपुलेशन जिसकी डिजीज नहीं है, जिसकी डिजीज है, तो बेस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो अप्लाइंग द बेस थ्योरम या यूजिंग द बेस थ्योरम यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है E1/A। इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन हैज डिजीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन हैज डिजीज when the test result is positive, when the test result is positive, तो उस केस में हमें ये फाइंड करना है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? ये बन जाएगा PA/E1। अब टोटल प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे तो ये सारा आ जाएगा इसमें PE1, PA/E1, PE2, PA/E2। और मुझे लगता है इसके बाद जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद कुछ नहीं बचता है सवाल में, केवल कैलकुलेशन है आपके पास। और आपसे ये भी पूछ सकता था PE2/A बताइए, PE2/A बताओ आप। द पर्सन हैज़ नो डिजीज व्हेन द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो हमें गिवन है कि द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी द पर्सन हैज़ नो डिजीज। हमने सेकंड ये भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता था। तो PE1 अगर हम देखते हैं तो PE1 जो है आपके पास वैल्यू पुट करें तो 0.001 इंटू A/E1। तो A/E1 क्या है मेरे पास, वो है आपके पास 99/100 यानी 0.99। देखिए 99/100 है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 0.99। तो ये उस केस में मेरे पास बनता है कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी आपके पास बनी वो हमने वहाँ से देख ली है कि वो प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या थी। तो हमने यहाँ से वैल्यू पुट की, वो वैल्यू थी मेरे पास 0.99। इसके बाद देखिए वैल्यू क्या है, ये सेम रहेगा आपके पास 0.001 इंटू 0.99 प्लस PE2 अगर देखें तो PE2 जो है आपके पास वो है 0.999 इंटू 0.005 ये हमारे पास वैल्यू आती है। तो सिंपल इसी वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। अभी हमें इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर देना है। तो इस वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देख सकते हैं आप, देखिए 1 2 3 4 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 99/10⁵ अपॉन, ये भी हो गया 99/10⁵ प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 5 जा 45 49 कैरी 4, 49 9 45 और 4 49 अपॉन 10⁶। ये हमारे पास यहाँ पे बनता है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हमारी बनी है यहाँ पे, तो इसी को ही हमें आगे सॉल्व करना है। तो इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये वेन डायग्राम अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट कैलकुलेशन हो गई है हमारे पास। तो ये बन जाएगा आपके पास PE1/A जो है उसको हमें फाइंड करना है। तो वो हमारे पास देखिए क्या निकल गया, 1/10⁵ कॉमन आ जाएगा तो सारा कट हो जाएगा। ये बन जाएगा 99 यहाँ पे भी 99 प्लस यहाँ पे 10 बचेगा आपके पास, यहाँ बचने वाला है 495/10। तो वैल्यू जो बनेगी वो 99/99 प्लस 499.5। इसको ऐड कर देंगे यहाँ से 499.5 में 99 को ऐड करेंगे तो 5 9 9 जा 8 945। तो ये बन जाएगा हमारे पास 99/598.5। तो बन जाएगा 990/5985। तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 5 1 जा 5 4 5 9 जा 45 8, ये बन गया हमारे पास। इसको डिवाइड किया 1 5 1 जा 1 5 9 जा 45 5 7 जा 35। अगेन इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो देखिए किससे डिवाइड करेंगे, 22 की टेबल में ये आ रहा है मेरे पास। तो 199 जो है 198, तो 22 की टेबल में आ रहा है मेरे पास। 22 की टेबल में 9 2 जा 18 कैरी 9 18 19। तो 22 की टेबल से कट हो रहा है। तो 22 9 2 जा 18 कैरी 1 98 198। तो 9 में अगर अपन देखें इसको तो ये बनेगा हमारे पास। तो इसको हम कट कर लेते हैं यहाँ से। तो जब इसको कट करेंगे अपन तो 22 की टेबल में ये 9 टाइम आता है, लेकिन आपका देखिए ये 22 से कट नहीं होगा। तो ये किसकी टेबल से कट हो रहा है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सिंप्लीफाई और कर लो इसको। तो 7 की टेबल से कट, 2 की टेबल से तो कट होगा, लेकिन 2 से ये नहीं होगा, 3 से ये होगा, ये भी होगा, 3 से हो रहा है। तो 3 से अगर कट करें तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18 1 3 6 जा 18। 3 से इसको कट करें 3 3 जा 9 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 3 3 जा 9 2 3 9 जा 27 3 9 जा 27, ये बन गया। अब 2 से अगेन इसको 3 से कट करेंगे तो 322/133। तो ये आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जिसका हमें आंसर फाइंड करना था। तो इस तरीके से हमने एक बेस थ्योरम से इस प्रॉब्लम को हमने सोल्व किया है। अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 9। प्रॉब्लम 9 जो है हमारे पास वो है इन आंसरिंग ए क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट ए स्टूडेंट आइदर नो द आंसर और गेस। दी केस क्या है, मल्टीपल चॉइस है आपके पास। तो या तो क्या करता है कि या तो स्टूडेंट नोज द आंसर
स्टूडेंट जो है वो आंसर जानता है, ही नोज द आंसर, या फिर क्या करता है वो गेस करता है। लेट 3/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, 3/4 जो वो प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर एंड 1/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेस, assuming that a student who guess at the answer will be correct with probability 1/4, then what is the probability that the student knows the answer given that he answered is correctly? Guess at the answer and will be the correct with the probability 1/4. तो जो आंसर है उसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है हमारे पास वो 1/4 है हमारे पास। तो केस देखिए, केस क्या है कि आंसर इज करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हमें E1 और E2 दो इवेंट है हमारे पास। तो इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट E1 E2 क्या है, E1 है आपके पास द स्टूडेंट नोज द आंसर, E2 क्या है, ही गेस द आंसर। तो A जो एसोसिएटिव इवेंट है वो क्या है मेरे पास, तो एसोसिएटिव इवेंट है द आंसर इज करेक्ट। A जो हमने कंसिडर किया हुआ है आंसर इज करेक्ट। तो करेक्ट होना हमारे पास एसोसिएटिव इवेंट है। कैसे सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले हमें E1 देखेंगे। E1 क्या है, ही नोज द आंसर, नोज द आंसर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास P(E1). तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट आइदर नो द आंसर, लेट 3/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, यानी 3/4। अब जब वो आंसर जानता है तो डेफिनेटली जो उसके आंसर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए इस केस में देखिए, तो देन आंसर इज करेक्ट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर इज करेक्ट, देन ही नोज द आंसर। जब उसको आंसर पता ही है तब आंसर की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास, 1 होगी। सिंपल है आपके पास। सेकंड केस देखिए हमारे पास, सेकंड क्या है E2। E2 क्या है आपके पास, ही गेस द आंसर, वो अज्यूम करता है या गेस करता है आंसर को। तो उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हमें गिवन है। और वो क्या है मेरे पास 1/4 द प्रोबेबिलिटी गेस, वो गेस करता है तो 1/4 है। अब जब वो गेस करता है तो उस केस में उसके आंसर का सही होने की, करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हमें गिवन है 1/4 द प्रोबेबिलिटी दैट गेस द अज्यूमिंग दैट विल बी। हाँ, तो यहाँ से हमने देखा ये 3/4 एंड 1/4 है। विल बी द करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4, हु गेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4। उसने गेस किया और उसके आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी वो आपको 1/4 गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ से फाइंड की। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट द आंसर इज करेक्ट। तो आंसर करेक्ट है जब वो जानता है, यानी हमें फाइंड करना है E1/A, है ना, यानी हमें फाइंड करना है कि ही स्टूडेंट नोज द आंसर व्हेन द आंसर इज करेक्ट। या फिर सेकंड क्या पूछा जा सकता है आपसे, E2/A। E2/A क्या है कि ही गेस द आंसर व्हेन द आंसर इज करेक्ट। तो हमें यहाँ से E1/A यहाँ से पूछा गया है। तो बेसिक हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन करने वाले हैं, सब कुछ लिखने वाला नहीं हूँ मैं अब की बार। तो डायरेक्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करेंगे डायरेक्ट बेस पर में से। तो बेस थ्योरम अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो E1 देखिए क्या है आपके पास। तो E1 जो केस है वो आप जान गए होंगे। E1 द स्टूडेंट नोज द आंसर, E2 स्टूडेंट गेस द आंसर। वैल्यू जो है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन स्टूडेंट नोज द आंसर दिस इज 3/4, व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गेस द आंसर वो 1/4। फिर A/E1 द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर इज करेक्ट व्हेन द स्टूडेंट नोज द आंसर इज 1 एंड व्हेन द आंसर इज करेक्ट व्हेन द ही स्टूडेंट गेस द आंसर। तो वो प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है 1/4। तो जो हमें बेस थ्योरम अप्लाई करनी है यहाँ पे बेस थ्योरम से, उसमें हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। E1/A है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट नोज द आंसर व्हेन द आंसर इज करेक्ट। तो ये बन जाएगा P(E1) PA/E1। अपॉन में है आपके पास P(E1) PA/E1, फिर है P(E2) PA/E2। इसकी वैल्यू पुट करेंगे अपन। तो P(E1) क्या है मेरे पास, P(E1) है 3/4 इंटू, और P अपने पास PA/E1 क्या है, वो है आपके पास 1। तो ये सिंपल आ जाएगा 3/4 इंटू 1 प्लस P(E2) जो है आपके पास वो है 1/4, और PA/E2 क्या है वो अभी आपके पास 1/4। तो सिंपल क्या करना है, हमें यहाँ से कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, और कैलकुलेट सॉल्व करके हमें यहाँ पे इसका आंसर फाइंड करना है। तो देख सकते हैं इस केस में हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है 3/4 प्लस, ये बन जाएगा 3/4 प्लस 1/16। सोल्व किया हमने तो 3/4 एलसीएम एज ए 16 हमने एलसीएम कंसिडर किया था। 4 4 16, 4 3 12 प्लस 16 1 टाइम, ये हो गया अपने पास। तो 3/4 इंटू 16π/13, 4 3 12, तो ये बन जाएगा 9/13। तो उस केस में जो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आती है
तो वो हमारे पास निकल के आती है 9/13। जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास वो देखो इसको कट किया आपने 3/4 इंटू 16/4 4 जा 16 4 4 जा 16, तो ये बन जाएगा 12/13। तो आंसर की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास 12/13। 12/13 की केस में हमारे पास क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट नोज द आंसर व्हेन द आंसर इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपने 16.3 हमारे पास ऑलमोस्ट फिनिश है। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, किसी भी सवाल में प्रॉब्लम आती है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 16.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं।